दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लगभग 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे जो जो भी परीक्षाएं हाल ही में होने जा रही हैं, तो यहाँ से पूरी पूरी संभावना है प्रश्न बनने की। और दोस्तों, आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। हालांकि छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। वो जो हाल ही में परीक्षाएं जो होने जा रही हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, जीआईसी प्रवक्ता का जो मेंस वगैरह होने जा रहा, या आरओ हो, वनडे, पुलिस, एसआई, या तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं। चूंकि करंट जीके का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हाल ही में 30 नवंबर 2021 में विश्व का कौन सा देश गणतंत्र देश बना? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है कोई भी परीक्षा अगर ये संपन्न आगे होने वाली होगी तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा कि आज के इस वर्तमान परिवेश में, जब देश काफ़ी विकसित हो चुका है, समाज काफ़ी विकसित कर चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमारा जो कम्युनिकेशन, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, हम हाईटेक ज़माने में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं। और ये बड़ा ही एक विचित्र सा प्रश्न बनता है कि आज के दौर में कोई ऐसा देश जो गणतंत्र देश बना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बारबाडोस। यह 400 वर्षों तक इन्हीं महारानी विक्टोरिया द्वितीय के समय से ही ब्रिटेन का गुलाम रहा है, और हाल ही में 30 नवंबर 2021 को ये विश्व का ऐसा देश है जो गणतंत्र देश बना है। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न होगा कि वर्तमान में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक समय था जब कभी बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज यह दोस्तों आंकड़ा बदल चुका है। तो हमें जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो करंट चीज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है एलन मस्क। एलन मस्क जो है, ये मूलतः है कनाडा के, ये अमेरिकी नागरिक हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला के मुख्य डिजाइनर हैं, यानी सीईओ हैं इसके, और आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो हम अगले प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप जान लीजिए 194, 194 देश यूएनओ के मेंबर हैं, जिसमें दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटी बड़ी कोई भी परीक्षाएं हो, यूएनओ से संबंधित एक प्रश्न जरूर होता है। तो 5 अस्थाई देश हैं इसके। आप कौन कौन से 5 अस्थाई देश हैं इसके शॉर्ट में हम कर सकते हैं, ए, बी, सी, एफ, आर। आप यहां से एक शॉर्टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये 5 देश ऐसे हैं, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, ए फॉर फ्रांस, आर फॉर रशिया। तो 5 ऐसे देश हैं दोस्तों जो कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, और 15 दोस्तों अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा जो अन्य देश होते हैं, ये 2 वर्ष के लिए इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद अगले देश को सदस्य नहीं बनाया जाता है। भारत भी इसका सदस्य रह चुका है। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 4 होगा। दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से जरूर प्रश्न बनेंगे। इसको देखते हुए मैंने यहां से प्रश्न आपके इस वीडियो में रखा है। ग्लासगो अभी बड़ा चर्चा का विषय रहा। 21 में ये बड़ा ही चर्चा का विषय स्थान बना रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हुई है।
प्रश्न है, ग्लासगो में हुए 26वां, जिसको हम शॉर्ट में COP26 कहते हैं दोस्तों, COP COP 26 के भी नाम से इसको जानते हैं। 26 का मतलब क्या हुआ? जो पर्यावरण से संबंधित, जो जिसमें एक उसका उद्देश्य है कि हमें कार्बन को नेट जीरो पे लाना है। और ये 26 का मतलब ये 26वां बैठक है जो कार्बन उत्सर्जित देश हैं जो समय समय पर बैठकें करते हैं। उसमें अगला एजेंडा तय होता है कि अगले में हमें क्या करना होगा। तो ये 26वां बैठक था, ये ग्लासगो में शहर में हुआ। पर्यावरण सम्मेलन में भारत ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2070 तक भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन के फील्ड में नेट जीरो पर लाना, यानी कार्बन उत्सर्जन के प्रतिशत को 0.0 पर लाना, ये भारत ने 2070 तक अपना लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा और बहुत सारे देश हैं, अमेरिका, चीन, खासकर अमेरिका और चीन ये काफ़ी हठी देश हैं। हालांकि अमेरिका और चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित देश है, लेकिन ये इन्होंने टारगेट भी अपना अपना अलग तय किया हुआ है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन देशों ने अपना टारगेट कब तक तय किया हुआ है। तो हम अगले प्रश्न, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है कि सर्वप्रथम कहां पर ओमिक्रॉन संक्रमण, ये आज के समय में दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं कि कोरोना के बाद में आज जो सबसे चर्चा के विषय है, रोज पेपर, अखबार, टीवी में या बार बार समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं, ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है। दोस्तों आखिर ओमिक्रॉन है क्या और ओमिक्रॉन की पुष्टि सर्वप्रथम कहां हुई? तो जान लीजिए, ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर 2021 को, दोस्तों यहां बढ़ाना चाहिए 2021, मान लीजिए 19 नवंबर 2021 को यह पुष्टि हुई कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन की संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। यह है क्या? ये कह सकते हैं कि कोरोना का एक नया न्यू टाइप का वेरिएंट है, जो कोरोना एक नए रूप में, न्यू फॉर्म में अपना कदम फैला रहा है। हमें इसके प्रति सचेत और सतर्क रहना चाहिए। अभी हाल ही में 2021 जो पूरी दुनिया, खासकर भारत में भी कोरोना संक्रमण को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और एक बड़ी मुसीबत जो भारत पर आ पड़ी थी, हाल ही में हम लोग उससे उभरे हुए हैं। उसके लिए तमाम गाइडलाइन जारी करी गई हैं कि किस तरह से हमें इससे अपनी बचाव करना चाहिए। आप तमाम विज्ञापन के माध्यम से, अखबार, टीवी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप दोस्तों पढ़ ही रहे होंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो प्रश्न है, ओमिक्रॉन क्या है? यह कोरोना संक्रमण का एक नया रूप है दोस्तों। इसकी पुष्टि सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर 2021 को हुई। इसके म्यूटेशन से शरीर में पुरानी एंटीबॉडी जो हमारी बनती है, इन्हीं कहने का मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है वो कम हो जाता है और आदमी इस तरह से उसके संक्रमण में आ जाता है। वर्तमान में यह 24 से अधिक देशों में फैल चुका है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होगी कि सर्वप्रथम ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि किस देश में हुई है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 6 है कि किसी विशिष्ट सैन्य अधिकारी की मौत पर उसके सम्मान में कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। हालांकि ये कॉमन व्यू लोगों में बन चुकी है, लेकिन अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 तोपों की सलामी दी जाती है जब कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो जाती है। उसके सम्मान में, उसकी श्रद्धांजलि में 17 तोपों की सलामी दी जाती है, जबकि देश के राष्ट्रपति की मौत हो जाने पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दोस्तों कॉमन सेंस में लोग ये बैठाए होते 21 तोपों की सलामी, लेकिन यह जान करके
इसमें डिफरेंस करने के लिए ही हमने इस वीडियो में दोनों को मर्ज किया है कि एक आप कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है और 17 तोपों की सलामी तो देश के किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो जाए, जैसा कि एक बड़ी दुखद समाचार हाल ही में हम लोग ने सुना, देखा, और हमारे देश की एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में हाल ही में हमारे देश के प्रथम CDS स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मौत MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हम समस्त देशवासियों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं दोस्तों। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिपिन रावत। अभी हमने इसके पहले में इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है और बताया है। जनवरी 2021 को वे इस पद पर, 19 होना चाहिए, 2019 को वे इस पद पर नियुक्त हुए थे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले की हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई। हम समस्त देशवासियों की आंखें नम उनकी श्रद्धा में और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा, 2019 कर लीजिएगा, 2020 की जगह पर 2019 कर लीजिए। और हम अगले प्रश्न पर चलते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, जस्टिस फॉर द जज किसकी आत्मकथा है? अभी हाल ही में यह किताब का विमोचन हुआ है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनने की भी पूरी संभावना है। इसको देखते हुए हमने करंट जीके के रूप में इसको समाहित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। अब परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि आप जान लीजिए, जो सालों से एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे देश में विवादों का कारण बना हुआ था, अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर के सालों से इस पर ना जाने कितनी चर्चाएं हुई, कोर्ट में कितनी सुनवाई हुई, अंततः इसका निर्णय सुनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ये निर्णय सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्हीं की आत्मकथा है दोस्तों, जस्टिस फॉर द जज। उसमें इन्होंने, इस बुक में उन्होंने चर्चा किया है कि ये जो विरासत के रूप में हमको मिली थी यह विवाद, और इस पर हमें जो निर्णय करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसे उनको बहुत ही सुखानुभूति हो रही है। और इन समस्त चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस पुस्तक में जस्टिस फॉर द जज में किया है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, G20। ये G20 क्या है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बताएंगे। G20 का 16वां 2021 यानी 2021 में जो 16वां सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? यह परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना 70% संभावना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इटली में, यह है इटली में होता G20 का। और 17वां इंडोनेशिया में होगा, यानी 2023 17वां 2022 में, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, 2022 में 17वां इंडोनेशिया में होगा G20 का सम्मेलन। और बड़े गर्व के बाद भारत के लिए भी होगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 2023 में 18वां सम्मेलन G20 का सम्मेलन भारत में होगा। यह हम समस्त भारतवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। यह 19 देशों का यूरोपीय संघों का समूह, यूरोपीय संघों यानी यूरोपीय कंट्रीज 19 देशों का यह समूह। दोस्तों कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है G20 आखिर है क्या? हम अगले प्रश्न में चलते हैं। नंबर 10 है, विदेश सेवा संस्थान, यानी भारत का जो विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि
स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हमारे देश की उस समय की विदेश मंत्री थी और इन्होंने इस पद को बड़ी बखूबी इन्होंने निभाया है। एक भारत की बड़ी सम्मानित और कद्दावर तेज तर्रार मिनिस्टर है हमारे देश की। हम समस्त देशवासियों को उन पर नाज है और यहाँ से संभावना बनती है प्रश्न बनने की कि विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल करके उन्हीं के नाम उनके सम्मान में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रख दिया गया। हम अगले प्रश्न पर चलते। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है कि हाल ही में वन सन वन वर्ड, आप देख रहे हैं वन सन वन वर्ड वन ग्रिड की पहल किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है। ग्लासगो में जो COP26 शिखर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर के, जिसमें जो कार्बन उत्सर्जन को नीचे लाने के लिए चर्चा हुई है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के कारण हमारे देश में या विश्व आज पर्यावरण के दूषित होने से जो उसका प्रतिकूल असर हमारे मानव जीवन समस्त लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना, संतुलित रखना यह बड़ा ही आवश्यक हो गया है। इसको चर्चा लेकर के ग्लासगो में COP26 का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे देश की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था और उन्होंने पूरे समस्त विश्व को एक मैसेज दिया था कि वन सन जिस तरह से समस्त विश्व के लिए एक सूर्य है, एक दुनिया है, उसी तरह से वन ग्रिड भी होना चाहिए जिसमें समस्त विश्व के समस्त देश एक दूसरे एक जाल के रूप में जुड़े रहें और सभी एक दूसरे के हालात से परिचित रहें और उसमें तय हो कि कौन देश कितनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इससे निपटा कैसे जा सकता है। इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना मूल मंत्र दिया था। इसके अलावा उन्होंने पंचामृत का भी उन्होंने एक सुझाव दिया है। वो है क्या, हमने इसका चर्चा एक अपने वीडियो में किया है, आप इसमें देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 होगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 है और वो प्रश्न है कि विश्व वन जीव कोष WWF, यहाँ से पूरी संभावना प्रश्न बनने की। जो WWF यानी विश्व वन जीव कोष का प्रतीक किस जानवर को माना गया है, किस पशु को माना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पांडा। ये पांडा को WWF का प्रतीक पशु के रूप में माना गया है। और दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों और इस प्रश्न पर जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर आप डिस्क्रिप्शन कर बताएं और साथ ही साथ दोस्त हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे होंगे हमने एक से एक चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक अच्छे लेवल के प्रश्नों को इसमें रखा। क्वेश्चन की संख्या जरूर कम है लेकिन क्वेश्चन की क्वांटिटी जरूर कम, लेकिन क्वालिटी आप देख रहे होंगे कितने लेवल के क्वेश्चन है जो किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न होगा कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इन्हीं कब बना? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि देश के प्रथम CDS स्टाफ, इसलिए आप देख रहे हैं हमने अभी और भी वीडियो में इसकी चर्चा किया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और हम बार बार इस पर फोकस किए हुए हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो देश के प्रथम CDS स्टाफ कौन थे? तो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश के प्रथम CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न होगा और वो प्रश्न है कि देश के प्रथम CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ
स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मौत कहाँ हुआ था? तो आप जान लीजिए, कोई भी परीक्षा जो संपन्न होगी उसमें से वहाँ पर यहाँ से यानी सीडीएस जो हमारे देश के अभी नायक जो शहीद हो गए हैं, इन पर जरूरी प्रश्न होगा कि स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मौत कहाँ हुई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुई है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।